अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम टू आवर शो। आज हम बात करेंगे कोरोना के मुतालिक। कोरोना जिसने हर तरफ दहशत फैलाई हुई है, जिसके मुतालिक हर कोई बात कर रहा है, जिससे हर दिल खौफज़दा है, जो बिना इजाज़त कभी भी कहीं भी पहुँच जाता है, जो आपके ज़हनी सुकून को और इत्मीनान को छीन लेता है। हज़ारों अमवात, लाखों मुतासर, मास्क का लाज़िम इस्तेमाल करना, समाजी राब्तों में एहतियात करना, क्वारंटाइन और लॉकडाउन्स, ये वो चंद मामलात हैं, जो ना सिर्फ़ हमारी कम्युनिटी बल्कि पूरी दुनिया इस चीज़ से मुतासिर है। इस प्रोग्राम का मकसद है आपको तिब्बी मालूमात से आगाही फ़राहम करना है और इस प्रोग्राम में हमारे साथ देने जा रही हैं डॉक्टर सादिया असलम, जो सऊदी अरब के एक निजी अस्पताल में एक मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इस प्रोग्राम में हम उनके 20 साला तजर्बे से मौके का फ़ायदा उठाएँगे, 20 साल तजर्बे से फ़ायदा उठाएँगे और उनसे कुछ कोरोना के मुतालिक सवाल-जवाब करें। वेलकम डॉक्टर सादिया। थैंक यू वेरी मच महविश, थैंक यू फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। यू आर वेरी राइट। कोरोना जो है वो वाकई इस वक्त दैट्स व्हाई हमने पहले प्रोग्राम का आगाज ही इस अहम टॉपिक से किया है, ताकि हम अपने सामीन को कोरोना से मुतल्लिक मालूमात साइंसी लिहाज से बचा सकें, क्योंकि इसके बारे में भी इतनी ज़्यादा मिथ्स हैं लोगों के जहनों में कि जिनको दूर करना साइंटिफिक बेस के ऊपर ज़रूरी है। जी। तो क्या ख़्याल है कोरोना की वजह क्या है? जो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि लोगों को बताएँ कि कोरोना की क्या वजह है और कोरोना कैसे फैलता है और कैसे होता है? देखिए, कोरोना की बेसिक वजह आई थिंक ये तो सामीन सबको मालूम है कि कोरोना सार्स कोव वायरस 2 से फैलता है और ये वुहान में शुरू हुआ 2019 में, तो इसीलिए इसका नाम भी कोविड-19 है। और दूसरी बात ये है कि ये अब इसकी नई स्ट्रेन्स, अहम बात जो इसमें इस वक़्त है, वो इसमें नई स्ट्रेन्स हैं जो कि आ रही हैं, जिनके सिर्फ नाम हैं, जो यूके में इस वक़्त ज़्यादा फैल चुकी हैं और इस वक़्त बाकी भी मुल्कों में जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका में इनका फैलाव बढ़ रहा है। और वो आम जो शुरू में कोरोना वायरस आया था, उससे 30 से 40% ज़्यादा खतरनाक हैं। जहाँ तक आपने कही कि इसकी तशख़ीस की बात, तो तशख़ीस के लिए कोरोना की वैसी ही पेशेंट को प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि फ्लू हो गया या खांसी हो गई या आपको बुखार हो गया और या आपके जिस्म में दर्दें हो रही हैं। इस तरह की चीज़ों से पेशेंट जो है वो आपकी तरफ आएगा, या फिर ये हो सकता है कि उसकी किसी ऐसी शख्स के साथ मुलाकात हुई जिसको कोरोना पॉजिटिव था, या फिर ऐसे कि आपको पता चला और आपने जस्ट जाके टेस्ट कराया और आपका टेस्ट जो है वो सिम्पटम्स भी नहीं होते और बस ऐसे ही उनको पता चलता है बिल्कुल टेस्ट कराने पे कि पॉज़िटिव निकला है। सही ठीक कह है, तो रही हैं आप। इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? ट्रांसमिशन जो है वो इंसानों से इसकी ट्रांसमिशन जो है वो डायरेक्ट एक दूसरे से हो सकती है, इसीलिए हमने ये सारे मेजर्स जो कि मास्क पहनना, छींक का प्रॉपर तरीका कि उसको आप अपने बाजू पे करें या टिश्यू में करें, और दूसरा ये कि आप हैंड हाइजीन करें और अपनी सर्फेसेस जितनी भी हैं उनको साफ करें। और इसके अलावा जो है ये अगर किसी सतह के ऊपर भी ये काफी देर तक ये वायरस जिंदा रह सकता है। किसी में ऐसा देखा गया है कि 2 घंटे तक, कभी इवन कुछ दिनों तक भी ये वायरस सतह सर्विस के ऊपर जिंदा रह सकता है। इसीलिए क्लीनलीनेस और हैंड हाइजीन को ज़्यादा मौसर प्रिवेंशन ख्याल किया जाता है। तो जब कोरोना आया तो लोग बहुत डरे हुए थे कि हर तरफ कोरोना है, हम बाहर निकलेंगे तो गलियों में फिर रहा है और हर तरफ फैला हुआ है और कोई हमारे पास से गुज़र जाएगा कोरोना वाला तो हमें भी कोरोना लग जाएगा। तो अब लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं? अगर आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो अब ये कॉन्सेप्ट हुआ है बेहतर या अभी भी लोगों में ऐसा ही चल रहा है? एक्चुअली लोग अब थोड़े से इस मामले में थोड़े से लिबरल हो गए हैं। आई थिंक आपको बाहर जो मॉल्स और इन सारी सिचुएशंस में हम जो देखते हैं कि लोग थोड़ा-सा अब कोरोना से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। सो दे नो कि दे हैव टू लिव विद इट। लेकिन मेरा ख्याल है कि एट दिस मोमेंट अभी भी हमें, एंड देयर आर सो मच न्यूज़ व्हिच आर कमिंग कि मे बी अ कोरोना हरिकेन इज़ कमिंग। सो वी शुड बी रियली केयरफुल विद द प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़। आई थिंक एट दिस मोमेंट किसी भी चीज़ से ज़्यादा आपको अगर कोई चीज़ फ़ायदा दे सकती है, तो वो आपकी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ हैं। जिसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल, मास्क को यहाँ नहीं, मास्क को यहाँ होना चाहिए। दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम। और पेशेंट्स क्या करते हैं, वो जैसे ही आते हैं कमरे में या एक-दूसरे के पास जाते हैं, तो वो फ़ौरन मास्क को नीचे कर लेते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन सिनेरियो जो कि हम थोड़ी-सी गलती करते हैं, वी शुड नॉट डू इट। और हैंड हाइजीन का प्रॉपर ख्याल करना चाहिए। तो आई थिंक यू कैन रियली, येस, यू कैन प्रिवेंट इट एंड यू कैन फाइट आल्सो विद दिस वायरस। इट इज़ नॉट समथिंग व्हिच यू कैन नॉट ट्रीट। हुँ,
सही है। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट फिर हम आपसे गायनी और हामला औरतों के मुतालिक सवाल करेंगे कि क्या माँ से बच्चे को ट्रांसमिशन का खतरा है अगर वो प्रेग्नेंट है और किस तरह उसको ट्रांसमिशन हो सकती है? बच्चा रिस्क पे होता है कि नहीं? क्या प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा रिस्क पे हैं कोरोना के? ठीक है। इसमें ये है कि माँ से बच्चे को वायरस की तरसील तो तकरीबन ना होने के बराबर है, यानी ट्रांसमिशन की अगर आप बात करते हैं तो वो ना होने के बराबर है। अभी तक जितनी भी तहकीक है और काफ़ी स्टडीज़ हो रही हैं यूके में भी, अमेरिका में भी इसके ऊपर, और इसीलिए अब जो लेटेस्ट, पहले शुरू में तो हम कह रहे थे कि नहीं बच्चा माँ के साथ नहीं रहेगा, फीड भी ना कराएँ, देयर वर सो मेनी थिंग्स जो कि वी वर टॉकिंग अबाउट। लेकिन अभी रिसेंट में जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें यही देखा गया है कि बच्चों को, पहली बात तो ये है कि छोटे बच्चों को इसका इन्फेक्शन ना होने के बराबर है। और जैसे जो दूसरे फ़वाइद हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि नॉर्मल लेबर में मदद जाए, हम कहते हैं कि वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ले बच्चे को, हम कहते हैं कि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराए, क्योंकि ब्रेस्ट फीड के फ़ायदे जो हैं या स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के फ़ायदे जो हैं, वो इन्फेक्शन होने से कहीं ज़्यादा हैं। हाँ, लेकिन आपको एहतियात करनी है। ये नहीं कि आप बगैर मास्क के या बगैर प्रॉपर हैंड हाइजीन के अपने बच्चे को हैंडल कर रहे हैं। आपका बच्चा रूम इन कर सकता है, आपके साथ अस्पताल में आप ही के कमरे में रह सकता है। लेकिन अहम बात क्या है? एहतियात। और वो वही है कि आपने मास्क पहन के रखना है जब बच्चे को फीड करानी है, अपने एरिया को क्लीन करना है, और उसके बाद जब बच्चे को, अगर आपने एक्सट्रैक्शन भी करनी है, आप मिल्क को निकाल के भी बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन उसकी बोतल साफ होनी चाहिए, आपके हाथ साफ होने चाहिए, और फिर उसके बाद आप बच्चे को वो दें, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। कुछ लोगों में ऐसा कॉन्सेप्ट भी है कि अगर माँ को कोरोना है तो इसका मतलब है उसके पूरे जिस्म पे कोरोना है, तो अगर फीड कराती है या बच्चे को अपने साथ लगाती है, गले लगाती है, तो बच्चे को भी वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। ये दैट्स द जिसकी पॉइंट। माएँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कराती, क्या ये सही है या बात आप ये अब पीक में ये बात साबित नहीं हुई है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग काफ़ी बिगर हुँ, स्टडी। इवन यूके में उन्होंने मोर देन 1000 पेशेंट्स को ऊपर ये स्टडी की है, और उन्होंने देखा कि बहुत ही, यानी यूँ समझ लें कि 50 में से किसी एक बच्चे को वायरस का मसला हुआ, और वो भी बच्चे जो हैं उन्होंने इसको दे हैंडल इट एंड दे डिड नॉट हैव द प्रॉब्लम्स विद इट। सो ये एक पॉजिटिव बात है अब तक की तहकीक में, कि आपको जो बच्चे को फीड कराने का फ़ायदा है वो उस वायरस होने के खदशे से कहीं ज़्यादा है। ज़्यादा बेहतर है। अच्छा और हामला औरतों में भी क्या कोविड के वही इलामात होते हैं जो नॉन हामला औरतों में हैं, जो प्रेग्नेंट नहीं हैं उनके या हाँ, मुख्तलिफ इक़दामात होते हैं और क्या एडमिशन के चांसेस इन हामला औरतों को ज़्यादा होते हैं या वैसे ही हैं जैसे एक नॉन प्रेग्नेंट खातून? इसमें ये है कि जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो आम तौर पे उनको दे आर नॉट मोर लाइकली कि उनको ये इन्फेक्शन किसी दूसरी जो नॉन नॉन प्रेग्नेंट औरतें हैं उनकी निस्बत ज़्यादा होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ये पेशेंट्स जो होते हैं ये थोड़े ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। इनको बाहर के मुल्कों में भी और यहाँ पे भी सऊदी अरबिया में भी हम एक वल्नरेबल ग्रुप में रखते हैं, और क्योंकि शुरू में तो नहीं, हमल के शुरू में ये इतना मरीज़ों को मुतासिर नहीं करता। और जहाँ तक रह गई अलामात की बात, तकरीबन मोर देन 75% पेशेंट्स जो हैं उनमें ये कोई अलामात नहीं होती हैं इसकी। हुँ, और हुँ। जो दूसरी अलामात हैं जैसे बाकी सारी औरतों को होती हैं कि उनको खांसी हो सकती है, उनको बुखार हो सकता है, उनको जिस्म में दर्दें हो सकती हैं। कुछ थोड़े से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि टेस्ट और स्मेल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। कुछ पेशेंट्स में डायरिया भी नोटिस किया गया है कि उनको इसके साथ डायरिया की अलामात, तकरीबन सिर्फ 8% पेशेंट्स को डायरिया की अलामात भी इसमें देखी गई। अच्छा, सही। तो हामला औरतों में क्या अस्पताल में दाखिल होने के इम्कान ज़्यादा हैं या वही वैसे ही हैं जैसे नॉन प्रेग्नेंट औरतों के? जी, इसमें ये है कि जो हामला औरतें, जैसे हमने कहा कि हमल के शुरू में तो नहीं ये देखा गया, लेकिन ज़्यादा पेशेंट्स जो कि हमल के आखिरी जो उनका टाइम पीरियड होता है, जैसे हम कहते हैं 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ महीना, आखिरी ट्राइमेस्टर जो होता है, उन औरतों में ये देखा गया कि उनमें ये इसके चांसेस ज़्यादा थे। स्पेशली हुँ, हुँ। उन के चांसेस ज़्यादा थे जिनमें के पहले से कोई और मसाइल का उनको सामना था। जैसे कि अगर किसी की उम्र पेशेंट की 35 से ज़्यादा है, या पेशेंट का जो है वो वज़न ज़्यादा है, जो कि वैसे भी एक रिस्क फैक्टर है, या हुँ, ये कि उनसे पहले शुगर थी, ब्लड प्रेशर था, या कुछ इस तरह के मसाइल का सामना था। और इवन जो पेशेंट्स अफ्रीकन या एशियन साइड के जो पेशेंट्स हैं, उनमें भी देखा गया कि इन मरीज़ों को ज़्यादा दाखिले की और ज़रूरत पड़ी, स्पेशली आखिरी जो उनका टाइम पीरियड था प्रेगनेंसी का। अच्छा, तो कोरोना में हम पेशेंट्स को विटामिन्स देते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, तो क्या हामला औरतों में भी हम अर्ली प्रेगनेंसी से ये विटामिन्स वगैरह स्टार्ट कर देते हैं?
पेशेंट्स को, या हम कहते हैं कि नहीं, जैसे एंटीनेटल केयर है उसी तरह चलते रहना है? नहीं, देखिए इसमें जो है प्रेगनेंसी में इस चीज का ध्यान रखना है कि उन्होंने जो वट एवर मेजर्स दे वर टेकिंग बिफोर, इवन इफ दे आर नॉट हैविंग कोविड, दे शुड कंटिन्यू। और जैसे हमने कहा कि विटामिन डी की तो काफी इंपॉर्टेंस अब सामने आ चुकी है, और हम सब पेशेंट्स को जब वो आते हैं हमारे पास तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी विटामिन डी का टेस्ट कराएं, या अगर वो पहले से ले रही होती हैं तो उनको एक मुनासिब मिकदार में विटामिन डी, वही डोज नहीं जो वो पहले ले रहे थे। जैसे बहुत सारे पेशेंट प्रेगनेंसी से पहले 50,000 की डोज ले रहे होते हैं, लेकिन WHO के मुताबिक जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं उनको हमल में तकरीबन 4,500 तक इंटरनेशनल यूनिट्स लेने चाहिए। तो वो हम उनको एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंग टू उनकी डेफिशिएंसी, और फॉलिक एसिड भी उनको लेना चाहिए, और विटामिन सी भी दे कैन टेक, देयर इज नो प्रॉब्लम। या फिर दूसरा ये कि वो अपनी खुराक में ऐसी चीजें शामिल करें जिसमें कि जैसे विटामिन सी हो। तो जिसमें कि आयरन भी हो, जिसमें विटामिन सी भी हो। तो दे नीड टू हैव ए हेल्दी हैबिट्स जो कि आउट लाइफ या विद कोरोना दे हैव टू हैव इट। सही। क्या ये कोरोना फीटस को मुतासिर कर सकता है? अ, अभी तक की तहकीक में तो ये बात सामने नहीं आई, मगर ऐसा मुमकिन है कि अभी जो आने वाली तहकीक है वो हमें कुछ ये इशारा दे रही हैं कि हो सकता है कि ये बच्चे को थोड़ा बहुत उसकी नमो को, थोड़ा ग्रोथ को थोड़ा मुतासिर हो सकता करे। लेकिन अभी तक कुछ खास इसके बारे में तहकीक सामने नहीं आई है कि ये बच्चे को मुतासिर करता है। लेकिन ये है कि ये हमल पे इसके कुछ, जैसे हम कहते हैं कि असरात हो सकते हैं। जैसे कि हमें वक्त से पहले माँ को डिलीवर कराना पड़ सकता है। उसकी बेसिकली वजह ये है कि हम चूंकि जैसे मदर जो है, जैसे एडवांस प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो उसको मदर को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो पहले ही जब अगर वो उनको कोरोना होगा तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो हम मदर की ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव से उनकी वक्त से पहले विलादत करवाते हैं, जैसे कहते हैं कि प्री टर्म डिलीवरी करवा रहे हैं, तो उसके एहतमाल ज्यादा होता है। और सही। दूसरा, हाँ, ऑपरेशन से डिलीवरी के चांसेस भी इन मरीजों में अभी तक की तहकीक में ज्यादा देखे गए हैं। जैसे अगर आम उसको कोई सिम्पटम्स नहीं है तो भी वक़्त से पहले डिलीवरी हो सकती है? अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, किसी किस्म की कोई उसको तकलीफ नहीं, सांस का कोई मसला नहीं है, नहीं उनमें नहीं भी क्या डिलीवरी नहीं, पहले ऐसे कर? हाँ, ये आप सही कह रही हैं, ऐसे मरीजों को जरूरत नहीं होगी। ये मैं उन मरीजों के बारे में बात कर रही हूँ जिनको के एडमिशन की जरूरत पड़ी, या उनकी उनकी सांस की लेने की जो सलाहियत थी वो कम हो गई, सैचुरेशन जिसे हम कहते हैं ड्रॉप हो गई। ऐसे मरीजों को फिर हम उनको जरूरत पड़ सकती है कि अगर वो उनकी ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं और उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो रही हैं, तो उस सूरत हाल में हमें उनको डिलीवरी करवा के और बच्चों को फिर NICU में दाखिल किया जाता है। लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक हैं जैसे आप कह रही हैं, वो मदर्स तो बिल्कुल अपने पूरा टाइम पे हर चीज, दे विल डिलीवर, दे विल कम इन टाइम। इफ दे आर फॉर इलेक्टिव सिजेरियन वी विल डू द ऑपरेशन ऑन टाइम। सो एवरीथिंग विल बी लाइक अ नॉर्मल सिनेरियो फॉर दैम। अच्छा, ये लॉकडाउन और क्वारंटाइन्स की वजह से और फिर वैसे भी लोगों में ये खौफ हो, हरास पैदा हुई भी है, डर है कि हम अस्पतालों में जाएँगे तो हमें कोरोना लग जाएगा। तो क्या किस हद तक इनका एंटीनेटल केयर मुतासिर हुआ है? क्योंकि लोग नहीं आते टाइमली चेकअप्स के लिए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा है और क्या हो सकता है हमला औरतों को? मुश्किलात पेश आ सकती हैं, खतरे हो सकते हैं, सेहत अ, से हर रिलेटेड। मुल्क में इसके डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, और सारे मुल्कों ने इसके नेमुल बदल के तलाश करने की कोशिश की है। जैसे आपको पता है कि लाइफ केयर लोगों ने शुरू किया है, टेलीमेडिसिन जो चल रहा है आजकल। हुँ। पाकिस्तान, USA, UK, सब जगहों पे लोगों ने लाइफ केयर का सिलसिला जो शुरू किया है वो मरीजों को फैसिलिटेट करने के लिए शुरू किया है। तो उसमें मरीज को ये फायदा होता है कि जिन मरीजों को जरूरी है, जो उनके जरूरी विजिट्स हैं या जरूरी अल्ट्रासाउंड हैं, उसके लिए तो मरीजों को आना है हॉस्पिटल। लेकिन जो दे कम्युनिकेट विद देयर, जो उनका ओबी के कंसल्टेंट है, उनसे वो लाइफ केयर के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। वो उनको मेडिसिन, लाइक हमारे हॉस्पिटल में ये और मेडिसिन दे के भिजवाते हैं फार्मेसी के थ्रू। वो आके लैब में अपना ब्लड दे देते हैं। वी आर कॉलिंग देम फॉर द ब्लड वर्क्स आल्सो, वी आर कॉलिंग देम फॉर द अल्ट्रासाउंड रिजल्ट्स आल्सो। So all the facility is available to you at home, and even we have the facility for the home health care also, although it is हुँ, little bit expensive, but people who can afford this facility is there for हुँ, हुँ। them. सही है। तो जो कोरोना वाली औरतें होती हैं, हमला औरतें, वो घर में रहने का उनको कहते हैं, लॉकडाउन करने का कहते हैं। इससे काफ़ी मैंने Hmm. देखा है कि लोगों को डिप्रेशन होने लग गया है, एंग्ज़ायटी होने लग गई है और काफ़ी ज़हनी साइकोलॉजिकल मसले होने लग गए हैं। हाउ फार डू यू एग्री कि ऐसा होता है? नहीं, क्या आपके पेशेंट्स भी agree इस with तरह का कर रहे हैं?
बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमारे पेशेंट्स इसका कंप्लेन करते हैं, बहुत ज़्यादा मरीज़ इसकी कंप्लेन करते हैं क्योंकि जनरली देखें लाइफ जो है वो बिल्कुल एक सिमट के रह गई है। आप एक छोटे से सर्कल के अंदर यू आर स्टेइंग एट दिस मोमेंट। किसी का 2 कमरों का घर है, तो किसी का 1 कमरे का घर है, तो द पीपल दे आर स्टेइंग डेफिनिटली इट मेक्स द मदर्स फ्रीक्ड आउट आल्सो। सो इट इज़ अफेक्टिंग देम। लेकिन ये है कि उसके लिए आई एम ऑलवेज़ वी आर एनकरेजिंग देम कि आपको ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते। पेशेंट अब तो इस वक्त दे आर अलाउड टू गो आउट आल्सो, बट यू हैव टू हैव अ सेफ डिस्टेंस। यानी इट शुड नॉट बी दैट मैनी पीपल दे आर गेटिंग टुगेदर एट वन प्लेस, ये नहीं होना चाहिए। और आप एसओपीज के साथ आप जा सकते हैं, ताज़ा हवा ले सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप खुदा ना खास्ता आपको कोरोना हो गया है और आपको सिम्टोमेटोलॉजी बहुत हल्की सी है और आप अपने घर में सेल्फ आइसोलेटेड हैं, तो उस वक्त आपको ये चाहिए कि आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें। देखिए आप हाँ जी। हम कर सकते हैं, आप एक दूसरे से अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, आप हुँ। अपने आप को बिजी रख सकते हैं किसी एक्टिविटी में, आप किताब पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं। तो द लेकिन थिंग्स जो कि आपको मैं ये है कि बस हम बंद होके रह गए, एक कमरे में बंद करके रख दिया, खाना भी ट्रॉली पे खाने के बाद छोड़ दिया, बेल बजा दी कि जी आपका खाना बाहर पड़ा है, वो ले लीजिएगा। तो इस तरह से हाँ, काफ़ी फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं कि हमें पता नहीं कैसी बीमारी हो गई है, जो कोई हमारे पास नहीं आ रहा। तो लोग इसको बड़े हाँ, बुरा देके बुरे असरात पड़ रहे हैं उनके दिमागों पे। ये आप सही कह रही हैं, लेकिन अब इसके लिए आपको मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे हमें निकलने के लिए अपनी सेल्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है। और द अदर थिंग इज़ दिस कि पीपल एजुकेट करने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है, अगर हम एक सेफ डिस्टेंसिंग के साथ हैं और एसओपीज़ के साथ हैं, तो कोरोना हमें नहीं लगेगा। और इवन जब ये आपको कोई मसला भी होता है और आप अस्पताल आते हैं, तो डॉक्टर्स आर टेकिंग केयर फॉर दिस इश्यू कि आप जो है, आप किसी को स्प्रेड ना करें। तो इसलिए इसका स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लोगों को इस तरह का बिहेव करने की ज़रूरत है कि ये कुछ छूत-छात है। और आपको हुँ। जो टू हेल्प ईच अदर। और ये कम्युनिटी लेवल पे आई थिंक वी नीड टू एजुकेट द पीपल कि आप ऐसा कुछ नहीं है कि ये अगर मैं आपके पास आके गुजर जाऊंगी और मैंने कवर भी किया हुआ है एंड आई एम क्लीन आल्सो, तो आई विल गिव यू कोरोना। सो बस स्टिल हुँ। वी सेफ डिस्टेंसिंग जिस लेवल से कि मैं आपको इन्फेक्शन ना ट्रांसमिट करूं। सही, तो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज़्म के बारे में आपका क्या ख़्याल है? क्योंकि ये बेड रिडन हो जाती हैं, जो दाखिल हो जाती हैं अस्पताल में हमला औरतें, वो बेड पे हम्म। होती हैं, तो क्या उनको कुछ प्रिवेंशन देनी है कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज़्म ना हो? और डिस्चार्ज अगर डिलीवर हो जाती हैं, तो डिस्चार्ज के बाद भी क्या इनको कंटिन्यू रखना पड़ता है ट्रीटमेंट फॉर वीटीई? देखिए जो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, ये आम ज़बान में मैं इसका बताऊँ तो ये इस तरह है कि हमारी बॉडी में जिस्म में जो खून है उसका जम जाना बेसिकली। तो हुँ। होता क्या है, औरतें होती हैं, उनकी जिस्म में इसकी पहले ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि उनके जिस्म में कहीं पे भी ब्लड का क्लॉट या ब्लड का जमना मुमकिन होता है। तो और वो उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि उनकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं हमल के दौरान जो कि इस चीज़ को ज़्यादा करते हैं। और जो पेशेंट्स प्रेग्नेंट भी है और उसके बाद फिर वो हिल भी नहीं रहे हैं और अपने हाइड्रेशन का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ों को ज़्यादा होने का, खून के जमने के या क्लॉट्स बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम ऐसे मरीज़ों को मशवरा ये देते हैं कि जो घर पे रहते हैं, उनको तो ये चाहिए कि वो चलें-फिरें, ज़रूर वॉक करें। कमरे में हैं तो कमरे में वॉक करें, अगर घर के अंदर बाकी ज़्यादा लोग नहीं हैं तो घर के अंदर वॉक कर लें। और दूसरा ये कि अपने आप को खूब पानी पिएँ, एट लीस्ट 8 ग्लास पानी के उनको ज़रूर पीने चाहिए। और दूसरा ये कि इसके अलावा जो पेशेंट दाखिल होते हैं, जैसे आपने कहा, तो उनको जब दाखिले की ज़रूरत पड़ती है तो हम डेफ़िनेटली उनको उनके रिस्क कैटेगरी के हिसाब से उन मरीज़ों को हम देते हैं क्लेक्सेन के इंजेक्शंस, जो कि बिल्कुल आप जिस तरह स्किन में इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी इंजेक्शन होते हैं, पेनफुल नहीं तो होते। नहीं लेना चाहते इन इंजेक्शंस को, वो कहते हैं हम वॉक करेंगे, हम पानी ज़्यादा पिएँगे, तो हम नहीं लेना चाहते हाँ, इंजेक्शन। नहीं तो उन देखिए वो बारे में फिर आप क्या कहेंगी? कैसे काउंसल करती हैं उनको? उनके लिए हमें मरीज़ को बताना पड़ता है कि देखिए, अगर तो बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा ना, अगर उनको दाखिले की ज़रूरत पड़ी थी और उसके बाद उन्होंने दाखिले के दौरान तो उनको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। और लेकिन जब हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं और अगर वो लो रिस्क कैटेगरी में थे, यानी उनके अंदर और कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं थे, जैसे उनका वज़न ज़्यादा नहीं था, ब्लड प्रेशर नहीं था, शुगर नहीं था, कोई और तिबी अमराज़ नहीं थे उनको, तो फिर ऐसे मरीज़ों को हम इजाज़त देते हैं कि वो वॉक करें, पानी पिएँ। लेकिन अगर उनके अंदर और ऐसे मसाइल हैं, तो फिर उन फैक्टर्स के लिए हाँ जी, उनको लेनी पड़ेगा इंजेक्शन, ताकि ये हेल्थ का बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि उनको समझना होता है और मरीज़ समझते हैं। दे यूजुअली अगर वो फिर घर पे खुद नहीं लगा सकते तो फिर वो किसी को घर में बुला के लगाते हैं या जाके लगाते हैं, बट वी आर एजुकेटिंग देम। हमारी नर्सें जो हैं वो उनको एजुकेट करती
हैं, उनको बताती हैं कि आपने कैसे इसको लगाना है, एंड इट इज़ वेरी ईज़ी फॉर देम, दे अंडरस्टैंड। चलें, अब तो कोरोना वैक्सीन आ गई है, तो वैक्सीन के बारे में क्या ख़्याल है? कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं हम फ़ौरन लगवा लें, लेकिन मौका नहीं मिल रहा लगने का। तो क्या वैक्सीन सेफ़ है? एक तो बताएँ कि क्योंकि लोग कह रहे हैं हमल से पहले जो कि कंसीव करना चाहती हैं, वो कहते हैं कि जी वैक्सीन लग गई तो हमें इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो हम हुँ। इस बात से पहले हमल से पहले का स्टार्ट करते हैं कि क्या वो वाक़ई ये मिथ है कि वो हो जाएँगी या इट्स जस्ट अ मिथ? नहीं। देखिए अभी तक जितनी भी इसके ऊपर रिसर्च है उसमें यही प्रूव हुआ है कि कोरोना वैक्सीन जो है कोई इनफर्टिलिटी काज़ नहीं करती है, पेशेंट ही नहीं है, वो अफेक्ट ही नहीं करती फर्टिलिटी को। इसलिए ये पेशेंट जो कि प्लान कर रहे हैं दे कैन टेक द इंजेक्शन। हुँ, हाँ, दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि प्रेगनेंसी में भी 2 बातें हैं। एक तो ये है कि देखें आपको ऑप्शन अगर दी जाए इस वक़्त तो प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर इसकी कोई तहकीक हुई नहीं है बिकॉज़ अभी आपको पता होगा कि पहला जो मेरा ख़्याल है इंजेक्शन है वो 2020 दिसंबर 2 दिसंबर 2020 को यूके में अप्रूव किया गया। तो वो इट्स जस्ट रिसेंट वन। तो जी। एज़ सच हामला औरतों के ऊपर तो इसकी कोई स्टडी हुई नहीं है। तो हुँ, हुँ। आप अगर ऑफ़र की जाए वैक्सीन तो इट्स अप टू यू। आप चाहें तो इसको ले लीजिए और चाहें तो आप मना कर दीजिए और फर्दर इंतज़ार कीजिए कि इसके ऊपर फर्दर तहकीक क्या कहती है। तो इसका मतलब है हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि हमला औरत पे किस तरह असर करेगी, बच्चे पे असर होगा कि नहीं होगा इस वैक्सीन का? यू आर राइट एट दिस मोमेंट इसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। लेकिन प्रेग्नेंट औरतों के लिए कुछ बनाए गए हैं जिसमें कि एक तो ये हमने कहा है कि वो स्पेशली जैसे डॉक्टर्स हैं या वो अफराद जो कि सेहती मराकज पे काम करते हैं, फ्रंट लाइनर्स हैं, उनको हमने कहा है कि दे कैन टेक दिस वैक्सीन उस वो पूरी मालूमात के साथ। और हुँ, जो हुँ। हैं जिनके अंदर जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोमोर्बिडिटीज़ हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोई और मसाइल हैं, तो उस सूरत-ए-हाल में भी आप कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं, जहाँ पे आपको सही। प्रॉब्लम्स की निस्बत। वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं या वैक्सीन के बाद कोरोना हो सकता है लोगों को? देखिए, अभी तक मैंने आपसे कहा कि ये बिकॉज़ बिल्कुल रीसेंट है, तो साइड इफ़ेक्ट्स में एज़ सच तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स एट दिस मोमेंट नहीं देखे गए। हुँ, बल्कि हुँ। क्योंकि ये कोरोना की जो वैक्सीन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बचाती है कोरोना से और इसकी काफ़ी एफ़िकेसी जो यानी इसकी फ़ायदा देखा गया है वो तकरीबन 80% 90% तक मुख्तलिफ जो वैक्सीन्स हैं उनसे फ़ायदा देखा गया है। और जो है कि ये कहना कि जी कोविड वैक्सीन से कोविड हो जाएगा दिस इज़ रियली नॉट राइट। हुँ। कोविड वैक्सीन कोविड नहीं करती है। ऐसा ये ड्रग जिस तरह बनाई गई है उससे अगर मुझे आप खबरें फैली हुई हैं आजकल इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह ये इस तरह की खबरें आई हैं कि जी मुझे कोविड वैक्सीन लगी, उसके बाद मुझे कोरोना हो गया। मैं वैक्सीन के बाद तो हो सकता है वैक्सीन लगने से हो गया हो कोरोना। तो आई थिंक इट्स नॉट राइट कि वैक्सीन से कोरोना हो जाता है। नो, 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 यू आर वेरी राइट, इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ रॉन्ग। और हाँ, आपने कहा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आम जैसे दूसरे लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि इंजेक्शन लगने के जैसे हम कह सकते हैं कि वो उनको नींद थोड़ा हो बहुत गई या कुछ थोड़ा फीवर, बॉडी एक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बस ये हो सकता है उनको, थोड़ी हुँ, रेडनेस हो हुँ। सकती है और वो भी कुछ थोड़ी देर के लिए रहती है मतलब आप पैनाडोल सिंपल लेंगे एंड यू विल रिकवर फ्रॉम इट। लेकिन ये है कि अभी इसके ऊपर जैसे मैं आपसे कहा कि अभी तहकीक जारी है, हो सकता है इन फ्यूचर वी विल नो अबाउट इट कि वी शुड गिव इट टू द प्रेग्नेंट पेशेंट्स और वी शुड नॉट गिव इट टू द प्रेग्नेंट पेशेंट। So at this हुँ। moment we should be careful in relation to the vaccines for the pregnant patients. सही। आपका क्या ख़्याल है, क्या कोरोना हमारी जान छोड़ देगा या हम उसके साथ रहने लग जाएँगे? देखिए अब इस वक़्त तो ये जो सिनेरियो है बिकॉज़ पीपल वर थिंकिंग कि अच्छा 2021 आएगा तो कोरोना चला जाएगा। तो हमने हुँ। देखा 21 शुरू हो गया है और कोरोना की रोज़ फिर एक एक नई वेव आ रही है। आ रही है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा अभी तो लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। बट द पीपल हुँ। दे you know from inside as you said they become panicking they want to go out, they want to have a normal life. So I think for the time being we should not take it non serious. And as I tell you there are news coming in which they are saying that COVID-19 hurricane is coming. So हुँ। where
maybe it will become more serious. So I think all of us, we should continue having the SOPs like the mask use and the hand hygiene and the social distancing, which is the basic factor in the prevention of the virus. सही। तो आपके कहने का मतलब है कि बस हमें इसके साथ रहना है All the और time. यही चेंजेस जो कोरोना ने हमारे अंदर, हमारी कम्युनिटी में पैदा किए हैं, इनको लेके चलते रहना है और अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। बिल्कुल, और अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव रखनी है आपने, हेल्दी खाएँ ताकि आप हेल्दी रहें। आई थिंक दिस इज़ द लाइफ़स्टाइल चेंज करें। कोरोना ने वैसे बहुत कुछ सिखाया है, हर लिहाज़ से हर लोगों को खाने-पीने के बारे में और अपना ख़्याल रखने का और सोशल डिस्टेंसिंग। या तो दैट्स ठीक है। चलें सही है डॉक्टर सादिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लोगों को बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली, स्पेशली हमला औरतों को कोरोना और वैक्सीन के मुतालिक। थैंक यू सो मच वन्स अगेन एंड फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।